देखिए बच्चों, आज हम आपके सामने पेपर लेके आए हैं सन 2020 का सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें देखिए आप पूर्णांक जो है 80 नंबर का है और आपका इसमें प्रयोगात्मक भी होता है और प्रयोगात्मक आपका 20 नंबर का होता है। देखिए इसमें आप कुल 29 प्रश्न हैं और इन 29 प्रश्नों को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि 29 प्रश्न कैसे-कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे 1 से लेकर 4 तक के और उसके बाद 5वें नंबर से प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 10 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 से आप लोगों के 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ये प्रश्न आपके 3 नंबर के हैं और ये प्रश्न शुरू हो रहे हैं आपके प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक। 17 उसके बाद आप प्रश्न नंबर 18 को देखिए, ये भी आपका 3 नंबर का है। उसके बाद 19वें प्रश्न से लेकर आप देखते जाइए, 19वें प्रश्न से लेकर आप देखिए 28 प्रश्न तक आपके आ रखे हैं प्रश्न 4 नंबर के। उसके बाद 29वां प्रश्न जो आप लोगों का है ये है मानचित्र से संबंधित, अर्थात आपको जो है भारत का मानचित्र इसमें दिया जाएगा और भारत का मानचित्र देने के बाद आप उसमें जो हैं भारत के मानचित्र में आप इन जो स्थान दिए गए हैं इनको आप इसमें फिल करोगे। देखिए हम प्रत्येक प्रश्नों को इसमें हल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रत्येक। आज मैंने आपके लिए समय निकाला हुआ है कि मैं आपको इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न इसमें आए हुए हैं इन सही प्रश्नों को एक बार मैं आपको अच्छे से करवा दूं, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा। दूसरा पहले आप देखिए इस पेपर को आप पहले स्वयं हल कीजिए। उसके बाद मैंने आपको पेपर भेजे हुए हैं, आपने पेपर सॉल्व किए होंगे। तो आज हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले ऊपर देखिए आप। इस प्रश्न पत्र में कुल 29 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए गए हैं। पर प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्न ए अंक के हैं। तो पहले हम 1 अंक के प्रश्न जो आप लोगों के हैं इनको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पहला लिखा हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। देखो सीढ़ीदार सोपानी खेती क्या होती है, आप देखिए पहले। सीढ़ीदार रूप में खेत होते हैं। किस रूप में खेत होते हैं? सीढ़ीदार रूप में। जैसे आपका अगर आप मकान में रहते हो तो मकान में आप देखिए इस सीढ़ी के द्वारा हम एक दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ऐसे खेत आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे खेत अक्सर आपको देखने को मिलते हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में। तो इसका जो ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन फोर्थ। तो ऑप्शन फोर्थ आपको बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए आप, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के लिए आप देखिए इसमें पहला विकल्प दिया है आपको एल्यूमिनियम, दूसरा दिया हुआ है सीमेंट, तीसरा दिया हुआ है प्लास्टिक, चौथा दिया हुआ है आपको मोटर गाड़ी। तो आप देखिए इसमें से आपको जो जो विकल्प है आप लोगों का, इसमें जो उत्तर विकल्प सही है वो है आपका सीमेंट। सीमेंट तो उत्तर बिल्कुल सही है। इसके बाद आप आगे देखिए कि आप बिल्कुल सरल प्रश्न आए हुए हैं, बिल्कुल जो आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप देखिए किस तरीके से तीसरा प्रश्न है आप लोगों का कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। बच्चों देखो, रेशेदार फसल वह फसल होती है जिससे आप किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हो। जैसे कागज बना सकते हो, वस्त्र बना सकते हो, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। तो आप देखिए गेहूँ गेहूँ आप लोगों की ऐसी फसल नहीं है। ज्वार भी आपको ऐसी फसल देखने को नहीं मिलेगी। तिल भी नहीं है। उसके बाद कपास आपको ऐसी फसल के रूप में देखने को मिलेगा। तो इसका उत्तर आपको कपास बिल्कुल सही है। जो आपका विकल्प आपको दिया गया है कपास बिल्कुल सही है। आप कपास कपास जो आप लोगों का विकल्प है बिल्कुल इसमें ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है। देखो सरदार सरोवर बांध से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। कहीं पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी में बनाया गया है। तो एक बार मैं आपको सरदार सरोवर बांध की बात बताता हूँ। देखिए ये जो है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर इसको बनाया गया है। उसके बाद अगर हम देखें नर्मदा नदी पर बनाया गया है और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई बताई थी मैंने आप लोगों को, इसकी ऊंचाई जो है वो है 138 मीटर। कितनी है? 138 मीटर ऊंचा है ये आपका सरदार सरोवर बांध। उसके बाद ये देखिए सरदार सरोवर बांध जो है उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ये जहाँ देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बिहार में नहीं है, ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलेगा। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध देखिए मैंने आपके बहु विकल्पीय प्रश्न आपको करा दिए हैं, क्लास में भी मैं आपको करा रहा हूँ। उसके बाद आगे देखिए आप आगे प्रश्न कैसे आए हुए हैं। देखिए जापान की एक प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक पूछा गया है। जापान की एक प्राचीन मुद्रित पुस्तक। तो जापान की जो प्राचीनतम मुद्रित मुद्रित पुस्तक है उसका नाम देखिए क्या है। उसका नाम है डायमंड सूत्र। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उसका नाम क्या था, डायमंड सूत्र।
डायमंड सूत्र इसका नाम है, डायमंड सूत्र, डायमंड सूत्र इसका नाम है। और डायमंड सूत्र जो बनाया गया था, ये बनाया गया था 868 ईस्वी में, 868 ईस्वी में इसको बनाया गया था, 868 ईस्वी में इसको बनाया गया था। तो जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक आपको बता दी मैंने। उसके बाद आप देखिए शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए शहरीकरण क्या है, शहरीकरण देखो गाँवों से लगातार पलायन हो रहा है। आप देख रहे होगे कि गाँव में आज क्या है, गाँव में लोगों का जनजीवन, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग आजकल शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो शहरीकरण क्या है, देखो जब भी हमारा कोई व्यक्ति क्या करता है भैया, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है, आप देखिए जैसे कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर है और ये व्यक्ति क्या करता है भैया, ये बेरोजगार है, बेरोजगार है और धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये शिक्षा पाने के लिए या फिर किसी अन्य चीज़ों के लिए क्या कर रहा है, शहर की ओर को जा रहा है, शहर की ओर को जा रहा है, शहर की ओर को जा रहा है। और शहर की ओर जाने पर, शहर की ओर जाने पर ये क्या करता है, अपने गांव को छोड़ देता है भैया, प्लान को धीरे धीरे आप देख लो प्लान हो रहा है। प्लान जितना ज़्यादा प्लान हो रहा है उतना ज़्यादा आप देखिए क्या हो रहा है, लोग शहरों की ओर जाना शुरू कर रहे हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा कि शहरीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि रोजगार की तलाश में लोगों द्वारा गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करना ही शहरीकरण है। आगे देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, देखिए आप, जब कोई राज्य क्या करता है भैया, जब कोई राज्य प्रत्येक वयस्क नागरिक को, वयस्क हाँ, प्रत्येक वयस्क नागरिक को, प्रत्येक वयस्क नागरिक को, वे प्रत्येक वयस्क नागरिक को, ये प्रत्येक वयस्क नागरिक को क्या करता है, ये प्रत्येक वयस्क नागरिक को आपका, नागरिक को धर्म, धर्म रंग, धर्म रंग, लिंग, चाहे लिंग में आप देखिए स्त्री और पुरुष दोनों को ले लीजिए आप, लिंग, वंश, वंश, संपत्ति, 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 और संपत्ति के बाद आप देखिए संपत्ति या शिक्षा, शिक्षा को भी इसमें लेंगे हम, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर क्या करता है ये, शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना, शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना, भेदभाव किए बिना, शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना, शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना, बिना मताधिकार प्राप्त होता है, भेदभाव किए बिना मताधिकार प्राप्त होता है, प्रत्येक को मताधिकार प्राप्त होता है, मताधिकार, मताधिकार प्राप्त होता है, मताधिकार प्राप्त करना ही या मताधिकार देना ही, मताधिकार प्राप्त करना ही क्या कहलाता है आपका वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक लिखा हुआ है देखो आप, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, जब राज्य प्रत्येक वयस्क नागरिक को जाति, धर्म, रंग, लिंग, वंश, संपत्ति या शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए बिना मताधिकार प्राप्त होता है, तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। देखो अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 8वें में आ चुका हूं मैं, और प्रश्न नंबर 8वां देखिए आप क्या लिखा हुआ है, HDI का पूरा नाम लिखिए। देखो HDI का पूरा नाम क्या होता है, HDI का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में बोलते हैं इसको मानव, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसे बोलते हैं मानव विकास सूचकांक के नाम से हम इसको जानते हैं, इसे बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। देखिए प्रश्न आपके बड़े इसमें सरल आते हैं, और इसमें आप लोगों को सिर्फ एक वाक्य या एक शब्द के रूप में आपको उत्तर लिखना पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 9 देखिए आप, राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है। देखो नाभिकीय स्तर के लिए पूछ रहा है, नाभिकीय स्तर के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी होता है, तो नाभिकीय मंत्रालय बताया था मैंने क्लास में आप लोगों को कि इसके लिए होता है गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय होता है, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय को आप देखिए, गृह मंत्रालय इसमें क्या करता है, गृह मंत्रालय ही इसके लिए पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से करता है। तो इसका आंसर है आपका गृह मंत्रालय। एनसीसी का पूर्ण रूप लिखिए। देखो एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल क्रेडिट कोर, इसे क्या बोलते हैं, नेशनल क्रेडिट कोर बोलते हैं। एनसीसी का पूरा नाम जो है वो है नेशनल क्रेडिट कोर,
नेशनल क्रेडिट कोर बोलते हैं। एनसीसी का नाम है नेशनल क्रेडिट कोर। तो आप एक बार इन सारे प्रश्नों को एक बार आप देख लीजिए कि ये प्रश्न कैसे आए हुए हैं। प्रश्न देखो काफ़ी इजी आए हुए हैं। आप देखिए, पहला प्रश्न ही आपका भूगोल विषय से आया हुआ है, दूसरा भी आपका भूगोल से आया हुआ है, तीसरा आप लोगों का भूगोल से आया हुआ है, चौथा प्रश्न आप लोगों का भूगोल के दूसरे पार्ट से आया हुआ है। और देखिए, इतिहास के जो प्रश्न ले रखे हैं देखो, जापान की प्राचीनतम मुद्रित पुस्तक इसने आपके इतिहास से लिया हुआ है। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोगों का इतिहास से लिया हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार तात्पर्य है, ये आपका नागरिक शास्त्र से आया हुआ है। एसडीआई आपका अर्थशास्त्र से आया हुआ है। और आपदा प्रबंधन से आपका एक प्रश्न आया हुआ है। एनसीसी का पूर्ण रूप देखो, आपदा प्रबंधन से आपके दो दो प्रश्न ऐसे आए हुए हैं जो आपके एक ही नंबर के हैं। देखिए, इन प्रश्नों को कल भी हम इसकी सीरीज जारी रखेंगे। हम लगातार आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे जो इन वीडियो को देखें और इस वीडियो से अपना ज्ञान बढ़ाएं, और जितना हो सके अभ्यास करें। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो उतना क्या होगा, उतना उतना ज़्यादा हमको प्रश्न प्रश्न हम कर पाएंगे परीक्षा में। तो परीक्षा का माहौल अलग होता है। अगर आप घर में लगातार अध्ययन कर रहे हैं, अपने नोट्स बनाइए और नोट्स से लगातार तैयारी कीजिए। तैयारी करने के बाद आप देखना एक अच्छे नंबर आप जरूर लेके आएंगे। कम से कम इस परीक्षा में अगर आप बिल्कुल अच्छा करते हैं तो आपके 99 100 नंबर तो आप आसानी 99 और 100 नंबर आप आसानी से इसमें ला सकते हैं। वो सरल विषय है, लेकिन आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। आपको कुछ समय आप देना पड़ेगा कि हम कैसे प्रश्नों को हल करें, कैसे क्या करें, आपको कुछ समय देना पड़ेगा। और जब आप समय देंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।